अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैनब फातिमा, योर साइंस टीचर। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए और हमने 2-3 और क्वेश्चंस भी किए जिसमें टेबल की मदद से हमने उसके आंसर्स ढूंढे। इसी तरह के 3 और क्वेश्चंस हैं जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेबल हमने फिल करना है इन ऑप्शंस में से एक्यूरेट ऑप्शंस को ढूंढते हुए। तो आप ये करें कि पेज नंबर 113 पे जाएं और पीएच स्केल को अपने सामने खोल लें ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम्स में भी बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे पीएच और कलर को, और आपके सामने पीएच स्केल खुला हुआ है। तो सबसे पहले जाके देखें कि pH 1 पे कौन सा कलर है जो pH स्केल दिखा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, वो है रेड कलर। तो हम इसको फिल कर लेंगे और pH 1 पे लिख लेंगे रेड, और ऊपर ऑप्शंस में से हम साथ साथ ऑप्शन को कट करते जाते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो रेड ऑप्शन हमने कट कर दी। सेकंड है कलर ऑरेंज, और हमारे पास pH नहीं गिवन। pH स्केल में देखिए कि ऑरेंज कलर पे कौन सी pH इंडिकेट कर रहा है हमारा pH स्केल। जी बिल्कुल, वो है pH 3। तो हम देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास pH 3 मौजूद है। बिल्कुल, pH 3 मौजूद है जो अब हमने कट कर दी क्योंकि वो आ रही है इधर। फिर है पर्पल कलर। पर्पल कलर पे देखिए हमारा pH स्केल हमें कौन सी pH दिखा रहा है। That is pH 14. You are absolutely correct. तो हम pH 14 अपनी ऑप्शंस में से कट करके इधर लिख देते हैं। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं ताकि हमारे पास ऊपर भी ऑप्शन खाली हो। अब हमारे पास प्योर वाटर की pH रह गई है और इसका कलर भी नहीं गिवन। तो हमने ये बहुत दफा पॉइंट पढ़ा कि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल हमारी pH है 7, जिसको हम टर्नओवर पॉइंट भी कहते हैं। अगर आपको ये लॉजिक नहीं भी याद रहता तो ऑप्शंस में देखें कौन सी pH रह गई है, सिर्फ pH 7। तो pH 7 हम लिख देंगे इधर और यहां से कर देंगे कट। इसका मतलब प्योर वाटर की pH है 7 और हमने सारी pH यहां मेंशन कर दी। अब हमारे पास कलर्स में देखते हैं कौन सा कलर है जो रह गया है। वैसे तो हमें पता है कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का कलर होता है ग्रीन, मगर अगर आपको याद नहीं होता तब भी आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में सिर्फ एक ही कलर बचा है और वो है ग्रीन। तो हम यहां मेंशन कर देंगे ग्रीन। तो अब आसानी से हमने 2 कॉलम्स फिल कर लिए हैं और हमारे पास सिर्फ रहते हैं कॉलम नंबर 1, जहां हम लिखेंगे सब्सटेंस का नाम। प्योर वाटर ऑलरेडी लिखा हुआ है और अब pH को देखते हुए हम यहां पर फिल करेंगे सब्सटेंस का नाम। सबसे पहले जाते हैं आसान pH की तरफ जो दोनों से मुख्तलिफ है। 1-3 है थोड़े से पास, तो देखते हैं pH 14 जो बिल्कुल अलग है, इसका कौन सा सब्सटेंस है। आपके सामने pH स्केल खुला हुआ है। आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर पे मैंने आपको बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल्कली होती है। अब ऑप्शंस में देखते हैं कौन सा एल्कलाई हमारे पास मौजूद है। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज एन एसिड। नंबर 2 इज लेमनेड। लेमन में हमने पढ़ा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि सिट्रिक एसिड मौजूद होता है, मतलब ये ऑप्शन भी हमारी गलत है। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है हमारी एल्कली। अगर आपको इस तरह नहीं भी याद तो याद रखिए कि जिस जगह पर भी हाइड्रो ऑक्साइड मतलब OH नेगेटिव आयन मौजूद होगा वो होगा एल्कलीन सॉल्यूशन। इसका मतलब सिर्फ एक ही एल्कलीन सॉल्यूशन है जो ऑप्शंस में मौजूद है, pH 14 वाला। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इधर लिख लेंगे। अब हमारे पास 2 pH मौजूद हैं और 2 ही सब्सटेंसेस के नाम। इन 2 सब्सटेंसेस में से हमने देखना है कि pH 1 किसकी है और pH 3 किसकी है। इसके लिए जरूरी है कि आपने मेरा पुराना लेक्चर सुना हो। लेक्चर नंबर 1 एसिड्स पढ़ते हुए हमने एग्जाम्पल ली थी अकरेंस की। एसिड्स मौजूद होते हैं 2 जगह,
एक है स्कूल लेबोरेटरीज में और दूसरे होते हैं हमारे खाने पीने में। स्कूल लेबोरेटरीज में जो मौजूद होते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और जो हमारे खाने पीने में मौजूद हैं वो होते हैं वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताया था, वो ये कि जितना कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसकी पीएच उतनी ही कम होगी, और जितना एसिड वीक होगा उतनी उसकी पीएच ज्यादा होगी। अब यहाँ देखते हैं कि खाने में मौजूद वीक एसिड कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या लेमनेड। लेमन में मौजूद होता है वीक एसिड, और वीक एसिड का मतलब है पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड से थोड़ी ज्यादा होगी। इसका मतलब पीएच 3 जो कि 1 से ज्यादा है वो होगी लेमनेड की, और pH 1 जो कि सबसे कम pH है वो होगी स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जो कि हम यूज करते हैं स्कूल लेबोरेटरीज में। अब हमारा ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया और हमने टेबल में सारी मिसिंग ऑप्शंस लिख ली हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। What is the difference between a strong acid and a concentrated acid? अब मैंने 2 कलर्स में ये क्वेश्चन पूरा किया है ताकि आप इसको 2 हिस्सों में पढ़ें। पहला हिस्सा मैंने आपके लिए रीड किया। यहाँ पूछा गया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड में और कंसंट्रेटेड एसिड में क्या फर्क है। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रेंथ से डिटरमिन होता है, और स्ट्रेंथ वही है जो अभी मैंने आपको बताई। पीएच जितनी कम होगी एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और पीएच जितनी ज्यादा होगी एसिड उतना वीक होगा। सेकंड है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड या डाइल्यूट एसिड हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 1 में। ये डिटरमिन होता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। वाटर जितना ज्यादा होगा एसिड उतना डाइल्यूट होगा, जितना वाटर कम होगा एसिड उतना कंसंट्रेटेड होगा। अब हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड में फिर फर्क क्या हुआ। अब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हम ढेर सारे पानी में मिला दें तो उसको हम कहेंगे अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह अगर हम कम से पानी में ये स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दें तो वो होगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब एक स्ट्रॉन्ग एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है और कंसंट्रेटेड भी। इसी तरह वीक एसिड में ढेर सारा पानी डाल दो तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड, और अगर कम पानी डालो तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। मतलब एसिड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग या वीक तो पीएच से डिटरमिन हुई, और उसकी कंसंट्रेशन डिटरमिन होगी ऑन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है ऑन द एग्जाम्पल्स ऑफ एथेनोइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एथेनोइक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 डिफरेंट एसिड हैं। एथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है हमारे खाने में, अगर आपको याद हो तो ये प्रेजेंट होता है विनेगर में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसा कि मैंने अभी बताया एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो हमारी स्कूल लेबोरेटरीज में मौजूद है। अब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड को हम एग्जाम्पल में लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मैंने ऐड किया ढेर सारा पानी, ये होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मगर रहेगा ये अभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसी तरह अगर मैं इसमें कम पानी डालूंगी तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहेगा और होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इसी में अगर हम एथेनोइक एसिड डाल दें तो एथेनोइक एसिड को चाहे डाइल्यूट फॉर्म में रखें या कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये रहेगा एक वीक एसिड। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कंसंट्रेटेड एसिड। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जवाब समझ आ गया होगा। अगर आ गया है तो वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अपनी टेक्स्ट बुक पर लिख लें। थैंक यू स्टूडेंट्स लिखने के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दोबारा एक टेबल दिया गया है जिसकी पहले कॉलम में हमारे पास एसिड्स और एल्कलीज के नाम हैं और दूसरे कॉलम में उनके फॉर्मूलाज। मैं आपके लिए एक दफा रीड कर देती हूँ कि ये कौन कौन से एसिड्स और एल्कलीज है। नंबर 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नंबर 2 इज नाइट्रिक एसिड HNO3, नंबर 3 इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नंबर 4 इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिफ्थ पे हमारे पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH
एंड द लास्ट वन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ये सारे सब्सटेंसेस और फॉर्मूलाज आपने देख लिए। अब इससे मुतालिक कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी और मेरी मदद मतलब मिलके हम इकट्ठे सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू ऑल द एसिड्स हैव इन कॉमन? व्हाट डू ऑल द एसिड्स हैव इन कॉमन? इसका मतलब सब एसिड्स में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है। वैसे तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सभी एसिड्स कोरोसिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग हो अगर तो, या हम कह सकते हैं कि हर एसिड की स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मगर हमने देखना है कि इस टेबल से ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पता चलता है कि कॉमन है इन सब एसिड्स में। तो आइए देखते हैं। ये है आपके पास कॉलम जिसमें एसिड्स हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इन सब के फॉर्मूलाज देखें और मुझे बताएं कि क्या चीज है जो कॉमन है। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। HCl में मौजूद है, मैं आपके लिए ब्लैक मार्कर यूज कर रही हूं ताकि आपको हाईलाइट नजर आए। हाइड्रोजन आयन HCl में भी मौजूद है, नाइट्रिक एसिड में भी मौजूद है और सल्फ्यूरिक एसिड में भी मौजूद है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड की कि हर एसिड में हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन मौजूद होगा। तो इस टेबल से हमें पता ये लगा कि सब एसिड्स में एक चीज जो कॉमन है वो है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन। तो आइए हम मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक पे लिखें कि ऑल एसिड्स हैव हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन्स इन कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू ऑल द एल्कलीज हैव इन कॉमन? सब एल्कलीज में कॉमन क्या है? जिस तरह हमें एसिड्स में ढूंढा हम एल्कलीज में ढूंढते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तीनों में आप देख सकते हैं कि OH नेगेटिव आयंस कॉमन है, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयंस कॉमन है। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी भी थी कि ऑल द एल्कलीज हैव हाइड्रो ऑक्साइड आयंस इन कॉमन। तो आइए मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर इसका आंसर लिखिए। अब ये सब वो बातें हैं जो हम पहले काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने ब्लू से हाईलाइट किया हुआ है वो है आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट। मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। हाउ इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिफरेंट फ्रॉम द अदर टू एल्कलीज शोन इन द टेबल? अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारी बाकी दो एल्कलीज से मुख्तलिफ क्यों है? तो आइए देखते हैं कि पीछे टेबल में ऐसा कुछ है जो हमें हेल्प कर सके। फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर तो OH तीनों में कॉमन है। क्या चीज है जो डिफरेंट है? डिफरेंट है सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। अब इसमें सबसे मेजर बात यह है कि सोडियम इज अ मेटल, पोटेशियम इज ऑल्सो अ मेटल, मगर अमोनिया इज अ गैस, इट इज नॉट अ मेटल। इसका मतलब कि सिर्फ एक ही बात है जो इन तीनों में डिफरेंट है, वो ये कि सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड्स हैव metals attached with their hydroxide ions, मगर ammonium hydroxide it has a gas called ammonia that is attached with hydroxide ions। तो आप आराम से जाकर इसका आंसर अपनी टेक्स्ट बुक पे लिख सकते हैं that ammonia is different from sodium and potassium hydroxide because it is not a metal but a gas। तो मेरे साथ साथ लिखिए इसका आंसर। अब देखते हैं कि हमारा टेबल से मुतालिक लास्ट क्वेश्चन क्या है। What two things are produced when an acid reacts with an alkali? एसिड जब एक एल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो वो कौन सी दो चीजें हैं जो प्रोड्यूस होती हैं? ये कॉन्सेप्ट भी हमने बार बार रिवाइज किया। इसको कहते हैं द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो हमने नीचे की इक्वेशन लिखनी है और साथ ही साथ उसको सॉल्व करना है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने नीचे एग्जाम्पल दी है HCl एंड NaOH की। इस एग्जाम्पल को भी हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। तो फिर in the process of neutralization when an acid reacts with an alkali
a salt and a water molecule is produced. तो मेरे साथ अपनी टेक्स्ट बुक पर इसका आंसर लिखिए, salt plus water. अब देखते हैं कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaOH जो कि एक एल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट करके कौन सा सॉल्ट बनाएंगे. मैंने आपको बताया था मेटल हाइड्रोजन की जगह ले लेगा. अब जब वो जगह लेगा तो इट विल बी NaCl जिसको हम कहते हैं टेबल सॉल्ट, और साथ बचेगा H2O which is called water. तो उम्मीद है आपको अब ये वाला प्रोसेस कभी नहीं भूलेगा. हम चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ जो रह गए हैं हमारी एक्सरसाइज के. फिल इन द ब्लैंक्स. अब हमारे पास 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जो कि हैं क्लोराइड, सल्फेट एंड नाइट्रेट. हमने जब न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा तो इट एंडेड अप मेकिंग वाटर एंड सॉल्ट. तब मैंने आपको बताया कि सॉल्ट एक तरह का नहीं होता, सॉल्ट में किस्में होती हैं और ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा एसिड और कौन सी एल्कली को कंबाइन कर रहे हैं. जिस भी एसिड और एल्कली को कंबाइन किया जाता है उसके मुताबिक हमारा सॉल्ट बनता है. अब मैंने जो चीजें रिवाइज कराई थी वो हमारी स्टेटमेंट्स में है, तो आइए आप उनको याद करने की कोशिश करें और मैं आपकी मदद करती हूँ. नंबर 1 इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करेगा तो अभी हमने ये इक्वेशन सॉल्व की, सोडियम मेटल हाइड्रोजन आयन की जगह ले लेगा और हमारे लिए बनाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl. तो मेरे साथ आप फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कीजिए और लिखें NaCl सोडियम क्लोराइड. इसका एक और भी लॉजिक था. हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरिक से याद रखिए कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो बनने वाले सॉल्ट को हम क्लोराइड बोलेंगे. अब चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ. नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब नाइट्रिक एसिड जब किसी एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें जो भी सॉल्ट देगा वो होगा नाइट्रेट. अगर इक्वेशन में देखा जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब CaOH यहाँ HNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और इस मेटल ने हाइड्रोजन की जगह लेनी है, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा CaNO3 मतलब नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट हमारे पास सॉल्ट बनेगा. अब नाइट्रिक एसिड जो भी सॉल्ट बनाएगा वो नाइट्रेट होगा और उसका फॉर्मूला आपके सामने है. अब चलते हैं तीसरी स्टेटमेंट की तरफ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके वाटर के अलावा अमोनियम कौन सा? एग्जैक्टली अमोनियम क्लोराइड. जैसा मैंने अभी ऊपर मेंशन किया, क्लोरिक से याद रखिएगा HCl हमेशा रिएक्ट करके क्लोराइड्स बनाता है, तो यहां भी अमोनियम क्लोराइड बनाएगा. अब है हमारे पास लास्ट स्टेटमेंट एक न्यू एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अब जब भी सल्फ्यूरिक एसिड जिस तरह नाइट्रिक एसिड ने नाइट्रेट्स बनाए थे उसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा सल्फेट. अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं याद तो मैं आपके लिए वो भी मेंशन कर देती हूँ, H2SO4 विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा पोटेशियम सल्फेट. तो आइए वहां लिखते हैं पोटेशियम सल्फेट. तो ये वही बातें थी जो हमने पहले काफी डिटेल में डिस्कस की और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 9 आज एंड होता है. उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी. थैंक यू सो मच.